क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पे भी बल्कि बात शुरू हुई थी और वो भी मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं हुई थी क्योंकि मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही थी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोग जब थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने जवाब हमेशा बुलेट पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, आपने पैराग्राफिंग नहीं करनी, ठीक है। आपने लॉ की एग्जैक्ट लैंग्वेज को रिप्रोड्यूस नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि बुलेट पॉइंट्स के अंदर जवाब दें। बुलेट पॉइंट्स के अंदर जवाब देने का एक एक तो ये होता है कि कम से कम टेक्स्ट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं और टू दी पॉइंट बात करते हैं। फिर एग्जाम में ना एग्जाम प्रेशर्स होते हैं, उस पे उस टाइम अब इंग्लिश जो है उसमें एरर्स हो जाते हैं, आप ग्रामर की इज को वॉज कर देते हैं, वॉज को हैव कर देते हैं, ही को शी कर देते हैं, शी को ही कर देते हैं। एग्जाम प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। तो वो एग्जामिनेशन हॉल के जो प्रेशर्स होते हैं, उन एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर्स को आप जब वो मिस्टेक्स में कन्वर्ट होते हैं तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें ताकि आपको उस तरह का प्रॉब्लम ना करें। मैं आपके लिए ना ये जो पहला क्वेश्चन है इसके चंद एक मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए थे, इसका जवाब आप कैसे देंगे, ठीक है। मैं वो 1 मिनट आपसे वो शेयर करता हूँ, होल्ड ऑन। ये मैंने एक पेस्ट किया है, जो मैंने इसका एक सैंपल सॉल्यूशन मैंने इसका बनाया था। आप लोगों को ये सैंपल सॉल्यूशन सबको उम्मीद है नजर आ रहा होगा। अगर किसी को ये सैंपल सॉल्यूशन देखने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझे आइडेंटिफाई करें और चैट में बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं नजर आ रहा तो आप देखें इसमें मैंने क्या किया है, एडवाइस ऑन टैक्स ईयर चेंज, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74 रिलेटिंग टू चेंज इन टैक्स ईयर आर डिस्कस्ड हियर अंडर। अब मैंने सिर्फ ये टू द पॉइंट चीजें चंद एक लिखी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड के नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टू जून एवरी ईयर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये बताएंगे कि नॉर्मल टैक्स ईयर होता है तो आप आगे बात कर सकेंगे। A tax year can, however, request Commissioner Inland Revenue to use a period of 12 months other than July to June. However, such person is required to show compelling need. अब ये जो बात है कि is required to show compelling need, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी भी मैंने ये इसको थोड़ा सा सेंटेंस को लंबा कर दिया, इस सेंटेंस को आप मजीद ब्रेक कर सकते हैं। मतलब आप ये कर सकते हैं, a taxpayer can, however, request Commissioner Inland Revenue to use a period of 12 months other than July to June, ठीक है। और यहाँ पर आप उसे ब्रेक कर दें ताकि एक सेपरेट बुलेट बन जाए, हाउ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू शो कंपेलिंग नीड, ठीक है। उसके बाद अब इन दिस केस यानी अब आपके पास जो क्वेश्चन में है, द डिफरेंस इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी कैन बी यूज्ड एज अ कंपेलिंग नीड टू रिक्वेस्ट अ स्पेशल टैक्स ईयर। ये अब आप उसको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आपका ये डिफरेंस है तो आप इसको कंपेलिंग नीड के तौर पर यूज कर सकते हैं। और फिर आप लिखते हैं द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द नॉर्मल टैक्स ईयर एंड स्टार्ट ऑफ न्यू स्पेशल टैक्स ईयर शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर एंड सेपरेट टैक्स रिटर्न्स इज टू बी फाइल्ड फॉर सच पीरियड। अब ये एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आपको एडवाइस में लाजमी शामिल करनी है। और आल्दो ये क्वेश्चन का डायरेक्टली उतनी डिटेल इसके ऊपर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के ऊपर क्वेश्चन में बात नहीं की गई, लेकिन ये इसके बगैर आपकी एडवाइस मुकम्मल नहीं हो सकती जिसको आप बता रहे हैं कि चेंज ईयर टैक्स ईयर के हवाले से। क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन कहता था दे आर सीकिंग योर एडवाइस। आप अगर ऊपर पैराग्राफ पढ़े, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, they are seeking your advice as to the requirements of income tax ordinance 2001। अब ये एक वास्ट वर्ड है, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो उसमें आपने कंपेलिंग नीड का भी बता दिया और यही बता दिया भाई ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की अलग रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। फिर कहता है कि ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंपनी इफ रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी इज रिजेक्टेड बाय द रेलेवेंट टैक्स अथॉरिटीज। ये अब सवाल का आखिरी पार्ट है जिसको मैंने आखिरी बुलेट में लिख दिया। इफ द CIR refuses to grant special tax year, the company has the option to file review application before FBR, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आपने बुलेट्स के अंदर कोशिश करना है कि जवाब दें ताकि आपके सारे पॉइंट्स आपको कवर हो और वन बाय वन एग्जामिनर को भी पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको एक्सप्लेन करने में भी आसानी होगी। कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो पूछें।
जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर वैसे होल्डिंग और सब्सिडरी का डिफरेंट टैक्स ईयर हो सकता है ना, तो हम ये बात मेंशन कर सकते हैं इसमें इधर? यही तो रीजन होगा ना। देखिए, हम उसे बताएंगे कि जनाब हमारी होल्डिंग कंपनी जो है वो मुल्क से बाहर है, उसका डिफरेंट टैक्स ईयर है और पाकिस्तान में डिफरेंट है। हमें होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का हम चाहते हैं कि एक सेम ईयर कर दें, तो ये हमारी कंपेलिंग नीड है, क्योंकि हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक कंपेलिंग नीड आप उसको शो करेंगे और फिर आपको वो अलाउ कर सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे अलग अलग हो सकते हैं ना? अलग अलग हो भी सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जी सर, ठीक है सर, लॉ आपको थैंक यू। रोकता नहीं है अलग अलग ईयर रखने से। ठीक है सर। किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अली हैदर सर, रिक्वायरमेंट तो ये है ना कि एप्लीकेशन फाइल करनी है कमिश्नर को, हमें ये भी बताना है कि क्यों चेंज कर रहे हैं हम। अच्छा, एक तो ये कोशिश किया करें कि या तो आप सवाल जो है ना वो इंग्लिश में लिखें, उर्दू में पूछना है तो फिर आप मुझसे अनम्यूट करके उर्दू में पूछ लें। ये जो रोमन इंग्लिश है ना, ये पढ़नी बड़ी मुश्किल होती है, इसका समझ नहीं आता कि क्या क्वेश्चन है। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सर, रिक्वायरमेंट तो ये है ना कि एप्लीकेशन फाइल करनी है कमिश्नर को, हमें ये भी बताना है कि क्यों चेंज कर रहे हैं। कमिश्नर को कंपेलिंग नीड बतानी है, ये जरूरी है। कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे और कमिश्नर को, जब तक आप कमिश्नर को कंपेलिंग नीड नहीं बताएंगे उस वक्त तक कमिश्नर आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो लॉ में लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी है कि रीजन बतानी जरूरी है। ये अपना दिल नहीं है कि जैसे दिल किया उस वक्त मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिस्टर अमजद इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैज रिसेंटली ज्वाइंड Twin City Private Limited, having registered office in Islamabad as a director finance on November 1, 2017। अब ये जो डेट है November 1, 2017, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, क्योंकि देखें, इससे आपको ये पता लग रहा है कि आपने ट्विन सिटी प्राइवेट लिमिटेड से जो आने वाली सैलरी है वो पूरे साल की कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि ये सैलरी आपने November 1 से यानी 8 महीनों के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है ही रिसीव्ड अ ज्वाइनिंग बोनस ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द कंपनी। अब ज्वाइनिंग बोनस जो है वो एक वन टाइम पेमेंट है, और ज्वाइनिंग बोनस जो है वो उसकी सैलरी का बकायदा डायरेक्टली हिस्सा बन जाएगा। He was previously employed with Lahore Private Limited till September 30, 2017। Again, another date आपके पास। इससे आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लग रही है कि पहले 3 महीने की सैलरी है, जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद अक्टूबर में ये फारिग रहा है और नवंबर से फिर सैलरी शुरू हो रही है। तो इसको 12 महीने की सैलरी नहीं आपने कैलकुलेट करनी। जब आप इसकी टैक्सेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअली आपके पास 11 महीने की सैलरी आएगी। ठीक है, Lahore Private Limited paid him monthly salary of 5 लाख रुपए per month and provided him a car with driver for personal use। गाड़ी सैलरी मंथली होगी 5 लाख रुपए, साथ गाड़ी भी दी हुई है और गाड़ी पर्सनल यूज के लिए। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में आप इसको बेहतर है कि आप उसे अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें ये इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको बाद में याद रहे। while another car with driver was provided for official use only। एक कार और एक और ड्राइवर दिया गया है जो सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए। अब यहाँ पर चूंकि पर्सनल यूज के लिए अलग गाड़ी है और ऑफिशियल यूज के लिए अलग गाड़ी है, तो जो ऑफिशियल यूज के लिए गाड़ी है उसका तो आपने याद रखना है कि ऑफिशियल यूज के लिए गाड़ी मिले, ड्राइवर मिले या कोई और फैसिलिटी मिले, ठीक है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो तो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है ना, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है एम्प्लॉय को, तो वो उसकी सैलरी में उसमें से तो कोई अमाउंट शामिल नहीं होगी। लेकिन जो पर्सनल मकसद के लिए गाड़ी मिल रही है और ड्राइवर मिल रहा है, वो फायदा उसकी सैलरी का हिस्सा बनेगा। तो द कॉस्ट ऑफ बोथ कार्स वाज सेम, यानी 30 लाख रुपए दोनों गाड़ियों की कॉस्ट थी। 30 लाख रुपए की एक थी, 30 लाख रुपए की एक थी। While salary of drivers was ₹20,000 per month for each driver। हर ड्राइवर, दोनों ड्राइवर्स की जो सैलरी थी वो 20,000 रुपए पर मंथ थी। ठीक है, तो ये एक इस तरह, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सैलरी में कितनी अमाउंट जाएगी? एक तो जो पर्सनल यूज के लिए गाड़ी है 30 लाख रुपए, उसका 10% यानी 3 लाख रुपए उसकी सैलरी में जाएगा, और ड्राइवर उसे 2 दिए हुए हैं,
एक ऑफिशियल वाला और एक पर्सनल वाला। तो ऑफिशियल वाले की सैलरी तो नहीं, लेकिन जो पर्सनल ड्राइवर है उसकी सैलरी अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ये एम्प्लॉय के लिए एक बेनिफिट है, और ये सैलरी उसकी उसकी सैलरी का हिस्सा बनेगा। जी सर्वेश क्वेश्चन पूछे। सर ये 20,000 उसकी सैलरी का हिस्सा क्यों बनेगा सर? ये तो डायरेक्टली एम्प्लॉयर नहीं पे करेगा ड्राइवर को। एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना ड्राइवर को, ठीक है, लेकिन उस जी सर। ये इस तरह से समझे कि अगर ये एम्प्लॉयर मेरी तनख्वाह में मुझे पैसे देता और मैं ड्राइवर को देता, ठीक है, जी सर। तो बेनिफिट किसका है? ड्राइवर के होने का, पर्सनल इस्तेमाल के लिए ड्राइवर के होने का बेनिफिट किसको है? एम्प्लॉय को है ना, एम्प्लॉय को सर। ठीक है। तो एम्प्लॉय के जाती खर्चे जितने भी एम्प्लॉयर बियर करे, अब वो थ्रू एम्प्लॉय वो पेमेंट करे। मसलन एम्प्लॉय के घर के बिजली का बिल है, अगर वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर भी पे कर दे तब भी फायदा किसका है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय का है, का। ठीक है। तो हमने तो देखना है बेनिफिट एम्प्लॉय को हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चूंकि उसका पर्सनल खर्चा है, ड्राइवर पर्सनल है, ठीक है, तो ये चूंकि उसका जी सर। पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस जब भी एम्प्लॉयर पे करेगा तो एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा और एम्प्लॉय की सैलरी का वो हिस्सा बनेगा। क्लियर है पॉइंट? सर जी सर। सर लेकिन इसका मतलब है अगर हम बेनिफिट ऐड करेंगे तो फिर इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा इस बिल्कुल है। 20,000 पे भी। तो सर 20,000 लेकिन पर जो मंथ, 2,40,000 रुपए। जी सर। तो सर लेकिन एम्प्लॉय तो 20,000 एज इट इज दे देगा ना उसको, ड्राइवर को, तो उसका सच बेनिफिट कैसे होगा फिर? देखें, अगर ये इसका इसको इस तरह से लें कि एम्प्लॉय को जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में से वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देता है, वो अपने घर का रेंट भी देता है, वो अपने किचन के खर्चे भी बियर करता है, तो ये सारे खर्चे होते हैं ना। यस सर। इसी तरह से ड्राइवर का खर्चा भी है। तो खर्चे तो ठीक है सर। एम्प्लॉय ने पे करने होते हैं, ये एम्प्लॉय का अपना एक्सपेंस था। अब तनख्वाह मिलने का मकसद ये थोड़ी होता है कि सारी तनख्वाह वो रोटी खाने के ऊपर लगा दे। उस तनख्वाह का मकसद यही होता है ना कि उसने ये खर्चे मीट करने के लिए उसे तनख्वाह दी जा रही है, यस सर। ठीक है। बात जी समझ सर में आई ठीक है। आपको? यस सर। ओके। जी मरियम क्वेश्चन पूछें। हाँ सर, ये जो हमारे पास कार की कॉस्ट होगी उसका 10% जो लेंगे उसको फिर हम लोग मंथ वाइज प्रोपोर्शनेट करेंगे? जी बिल्कुल, वो कार की कॉस्ट को यकीनन प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ड्राइवर की तनख्वाह भी आपने देखा है कि 3 महीने के लिए है ना, तो जितने भी अब उसको यस सर। बेनिफिट है जो लाहौर प्राइवेट लिमिटेड से मिल रहे हैं वो 3 महीने के लिए। यस सर। ओके सर। ट्विन सिटी, आगे मैं पढ़ रहा हूँ। ट्विन सिटी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड हिम विद सेम मंथली सैलरी। ट्विन सिटी ने उसे वही तनख्वाह दी है, 5 लाख रुपए पर मंथ। एंड आल्सो प्रोवाइडेड सिमिलर टू कार्स विद ड्राइवर सैलरी। उसको वो उसने भी उसी तरह से गाड़ी दी हुई है, यानी इसको 3 महीने एक गाड़ी मिली, 1 महीने वो फारिग रहा, फिर उसके बाद 8 महीने वही गाड़ी, उसी तरह की गाड़ियां और ड्राइवर उसको दोबारा मिल गया, ठीक है। तो वो 8 महीने में उसकी तनख्वाह के अंदर शामिल हो जाएंगे। हाउएवर दे आल्सो प्रोवाइडेड हिम विद फर्निश्ड एकोमोडेशन इस्लामाबाद। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया उन्होंने? उन्होंने उसको एक फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी। अब एकोमोडेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी। फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अब आप यहां पर देखेंगे, आपको इसमें कहीं पर भी फेयर मार्केट रेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये बाज़ औक़ात आपके एग्जाम में सवाल इसी तरह से आ जाता है कि वो बस एकोमोडेशन में फेयर मार्केट रेंट बताता ही नहीं है। तो अगर फेयर मार्केट रेंट ना हो तो आपके पास एक ही इंफॉर्मेशन है और वो है 45% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी डायरेक्टली उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फेयर मार्केट रेंट गिवन होता तो फिर हायर अमाउंट को हम कंपेयर करते और उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता। जी अफीफा सर क्वेश्चन मैंने पूछे। पूछना था कि जो बेसिक सैलरी है उसमें ज्वाइनिंग बोनस ऐड होगा और उसका 45% लेंगे या ज्वाइनिंग बोनस के बगैर? ज्वाइनिंग बोनस के बगैर लेंगे क्योंकि बेसिक सैलरी का 45% लेना होता है आपने, ठीक है। ठीक है। खन्ना त्रिपाठी साहब, ये क्लास है तो भाई ये आप क्या मैसेज कर रहे हैं? किस किस्म के आप मैसेज कर रहे हैं?
आप इसी क्लास के स्टूडेंट हैं या कहीं बाहर से आ गए? अच्छा जी, लाहौर प्राइवेट लिमिटेड पेड हिम नेट रिटायरमेंट बेनिफिट्स अमाउंटिंग टू ₹5 million after adjustment of loan as explained below. His last 3 years applicable tax rates were 16%, 19% and 22%. लाहौर प्राइवेट लिमिटेड ने जो नेट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं 5 मिलियन रुपए के, वो उसको पे किए हैं आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लोन। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 5 मिलियन रुपया पे हो रहा है कब? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लोन, यानी उसका एक्चुअल जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो ज्यादा है। 5 मिलियन रुपया तो उसे पे हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ पैसे एम्प्लॉयर ने काट लिए हैं। तो जब आप नेट रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में शामिल करेंगे तो ग्रॉस अमाउंट को शामिल करेंगे। अब वो कितने काट लिए, जरा नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। मिस्टर अमजद हैड रिसीव्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 5 मिलियन रुपया फ्रॉम लाहौर प्राइवेट लिमिटेड टिल जून 30, 2017। ही हैड रीपेड लोन ऑफ ₹2 million and remaining loan was adjusted against his retirement benefit. रिमेनिंग लोन क्या हुआ? उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। तो 5 मिलियन रुपया उसे रिसीव हुआ, 3 मिलियन रुपया उसके लोन के अगेंस्ट कट गया, तो उसका टोटल एक्चुअल रिटायरमेंट बेनिफिट कितना था? 8 मिलियन रुपया। 80 लाख रुपए उसका एक्चुअल रिटायरमेंट बेनिफिट था, और 80 लाख रुपए में से जो उसे वसूल हुए हैं वो 50 लाख रुपए हुए हैं। यूनी एक्चुअली तो आप समझे कि 80 लाख मिला, 80 लाख में से 50 लाख उसे बच गया, 30 लाख रुपए से उसने अपना लोन रीपे कर दिया। तो जब आप इस रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वो टैक्स लायबिलिटी 80 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, 50 लाख पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि देखें, ये लॉ की बात नहीं है, ये बात है आपने क्वेश्चन के अल्फाज को समझना है और उस अल्फाज से आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर मैंने इसमें ये किया था कि सर 16 + 19 + 22% डिवाइडेड बाय 3 * 50 लाख। नहीं, सर ये मैंने वो गलत निकाल ली थी। 50 लाख जी नहीं सर। होगा ना, रिटायरमेंट जी बेनिफिट सर 50 लाख नहीं होगा, 80 लाख होगा। 80 लाख सर। और फिर लेकिन मैंने ऐसे किया था कि सर जो आगे लिखा हुआ है ना कि रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्री लोन, ये सब मैंने इसकी कोई भी वर्किंग नहीं की, क्योंकि वो सेटल हो गया था और 2 लाख जो है वो तो वैसे भी 30 जून तक है। तो सर ऐसे नहीं कर सकते हम? नहीं, देखें, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है करंट ईयर के अंदर, ठीक है, और रिटायरमेंट बेनिफिट आपको जितना बेनिफिट होगा आपने उसके ऊपर टैक्स देना है ना, ठीक है। यस सर। तो आपको टोटल बेनिफिट कितने का हुआ है? 50 लाख का हुआ है 80 या 80 लाख। लाख का हुआ है? 80 लाख का हुआ है। तो 80 यस सर, लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। सही है सर। इवन दो एम्प्लॉयर ने हमें पैसे नहीं दिए तब भी हम वो करेंगे उसको ऐड इसमें। अगर उसने पैसे नहीं दिए और उसने मेरे लोन के अगेंस्ट वो पैसे एडजस्ट कर लिए हैं, तभी फायदा तो मुझे हुआ ना 30 लाख रुपए का। वरना वो यस तो सर। अगर फर्क किया वो मुझे 80 लाख पूरे देता और उसमें से 30 लाख रुपए का मैं लोन रीपे कर देता, तब भी बात तो एक ही थी, बेनिफिट तो तब भी 80 लाख का था ना। तो ये असल में ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को समझना भी एक आर्ट है। ये क्वेश्चन, ये मैंने ड्राफ्ट इसीलिए इस तरह से किया कि आप इन्फॉर्मेशन को समझे भी। डायरेक्टली जो फिगर दी हुई है सिर्फ उस फिगर के ऊपर वर्किंग ना करें, बल्कि उसके अल्फाज को भी पढ़ के समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल ज्यादातर स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो इस वजह से फेल होते हैं कि वो क्वेश्चन को नहीं समझते, ठीक है। अब वो स्टूडेंट कहते हैं लॉ तो हमने ठीक किया था, लेकिन अगर आपने 50 लाख के ऊपर वर्किंग की तो ये जवाब गलत होगा, क्योंकि सैलरी 50 ठीक है लाख सर। नहीं है, सैलरी उसकी 80 लाख रुपए है, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। ओके, और एवरेज रेट आप निकाल लेंगे 16%, 19% और 22% के ऊपर। लेकिन ये आपने याद रखना है कि आपने दो वर्किंग करनी है। पहले तो आप ये जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है इसे ओवरऑल इनकम में शामिल करेंगे और ओवरऑल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी मालूम करेंगे, फिर इसको अलग रखेंगे और अलग रख के टैक्स लायबिलिटी मालूम करेंगे, और फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कितना आपको फायदा हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये पूछना था कि जो एवरेज रेट निकालेंगे उसके लिए तो हमें टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल जो लायबिलिटी है पिछले 3 सालों की, तो
वो उसके सर जो डेटा है वो तो अवेलेबल नहीं है, वो तो हमें नहीं चाहिए होगा रेट निकालने के लिए। मैं आपकी बात नहीं समझा, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। सर जो इसका फॉर्मूला है ना एवरेज रेट का, वो तो ये है ना कि टैक्सेबल इनकम डिवाइडेड बाय टैक्स लायबिलिटी हाँ, इनटू 100। तो एवरेज रेट पिछली आपको तीन, चाहिए ना, ये आपको एग्जामिनर ना, ये मैंने जब उस वक्त टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने उस वक्त ही बताया था कि एग्जामिनर आपको मुख्तलिफ तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो सही। कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स, अब इन तीनों का एवरेज निकालना है, तब भी आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। अच्छा ये जो दिया हुआ है ये, अच्छा रेट दिया हुआ है हमें, हाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, सही है। बिल्कुल, 16% प्लस 19 प्लस 22%, इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो उसको फिर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जी फिर बिल्कुल, ये जो, 8 मिलियन। सही है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, सही है, थैंक यू सर। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर अभी आपने पहले क्या बताया था कि हम दो कंपैरिजन करेंगे दो चीजों का, सर वो किस चीज का कंपैरिजन था? देखें, हमें क्योंकि जो रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर ऑप्शन है ना हमारे पास, कि हम इसे यस लास्ट सर। 3 ईयर के एवरेज रेट के ऊपर टैक्स करें या करंट ईयर की इनकम के अंदर ऐड करें, ठीक है। तो हम करंट ईयर की इनकम के अंदर ऐड करके देखेंगे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, फिर एवरेज रेट के ऊपर डाल के देखेंगे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, और हम फिर देखेंगे कि हमें फायदा किस में हो रहा है। सही है सर, ठीक है सर। ठीक है? इसके बाद कहता है मिस्टर अमजद हैड रिसीव्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹5 मिलियन फ्रॉम लाहौर प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास दी गई है, और चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है? अखंदा त्रिपाठी साहब, यार कुछ क्लास हम पढ़ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज, लेकिन हम क्लास पढ़ रहे हैं, ये मैसेजेस जो हैं ये इस क्लास का हिस्सा नहीं होने चाहिए। प्लीज आप अटेंड, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनको अटेंड करने की कोशिश करें जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। असद, रिटायरमेंट सर, रिटायरमेंट बेनिफिट का पॉइंट रिपीट कर दें। रिटायरमेंट बेनिफिट का पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूँ। रिटायरमेंट बेनिफिट के पॉइंट में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक बात तो ये है कि उसने लिखा हुआ है उसे मिले 5 मिलियन रुपए हैं, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट उसे 8 मिलियन का था। 8 मिलियन रुपए में से 3 मिलियन रुपए का उसने लोन रीपे कर दिया या लोन के अगेंस्ट डिडक्ट हो गए, और 5 मिलियन रुपया उसे कैश के अगेंस्ट मिल गया। तो आपने जो टोटल रिटायरमेंट बेनिफिट की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो इस बेसिस पे करनी है कि द रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉई इज ₹8 मिलियन। आई एम सॉरी, वालेकुम सलाम, मैं जरा क्लास में हूँ, फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, दूसरा जो रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर पॉइंट आपने नोट करना है वो ये है कि रिटायरमेंट बेनिफिट को आपने करंट ईयर की इनकम में भी शामिल करना है, और रिटायरमेंट बेनिफिट को आपने एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर भी कैलकुलेट करना है। तो दोनों में जहां पर टैक्स लायबिलिटी कम होगी वो टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, और उस टैक्स लायबिलिटी को आपने पे करना होगा। तो ये बेनिफिशियल ट्रीटमेंट देखना है। अगर आगे फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, मिस्टर अमजद हैड रिसीव्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹5 मिलियन फ्रॉम लाहौर प्राइवेट लिमिटेड टिल जून 30 2017। ही हैड रीपेड लोन ऑफ ₹2 मिलियन एंड रिमेनिंग लोन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टोटल लोन तो ₹5 मिलियन लिया था, लेकिन 2 मिलियन तो करंट ईयर से पहले ही वो वापस कर गया था, ठीक है। इसका मतलब है करंट ईयर में लोन आउटस्टैंडिंग कितना था? ₹3 मिलियन। तो जब आप इंटरेस्ट फ्री लोन का बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे तो ₹3 मिलियन के हिसाब से करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये जो ₹3 मिलियन था ये भी सितंबर 30 2017 तक था, क्योंकि सितंबर 30 2017 पे वो यहां से रिटायर हो गया और रिटायरमेंट बेनिफिट के एवज उसके पैसे डिडक्ट हो गए इस लोन के। तो जितना भी इंटरेस्ट फ्री लोन का बेनिफिट है वो 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 आप कैलकुलेट करेंगे लाहौर प्राइवेट लिमिटेड के लोन के ऊपर, ठीक। अच्छा, उसके बाद जी मरियम, क्वेश्चन पूछें। सर हम लोन के इंटरेस्ट को क्यों प्रोपोर्शनेट करेंगे? क्योंकि आपने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो आपने कहा था कि हम लोग उसको प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे मंथली बेसिस पे।
नहीं, अगर तो लोन ही देखें, जो इंटरेस्ट, ऐसे मैंने कोई बात नहीं की, और बल्कि मैंने क्वेश्चन भी जो वहां पर करवाए हैं उसमें भी आइडेंटिफाई करवाया होगा। देखें, अगर लोन आपका है ही 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है, तो यस इसका मतलब है यस सर, बेनिफिट आपको सिर्फ 3 महीने के लिए हुआ ना, यस सर। तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट आप 3 महीने के लिए करेंगे, पूरे साल का कैलकुलेट नहीं करना आपने। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। सर यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ कि 3 महीनों के लिए लोन है। ये जो लाहौर की बात करें ना सर आप, जो जी बेटा। 5 मिलियन, यहाँ हाँ, पे देखें, लाहौर ये में आपको शुरू में इंफॉर्मेशन दी थी, ये यही तो क्वेश्चन में ट्रिक्स होती हैं। आपको शुरू में इंफॉर्मेशन दी थी, ही वाज प्रीवियसली एम्प्लॉयड विद लाहौर टिल सितंबर 30, 2017। अच्छा ठीक है, लेकिन सर जो लोन है वो तो हम मतलब साल का नहीं लेंगे। नहीं, देखें, आप लोन, अब वो रिटायर जब हो गया, तो अब ठीक। रिटायर भी हो गया और साथ आपको ये भी बता दिया कि उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के अगेंस्ट लोन एडजस्ट हो गया, तो फिर साल का क्यों लेंगे आप? सर ये समझ वैसे नहीं आ रही, मतलब लोन तो उसमें ये तो लिमिट तो नहीं है कि 3 महीनों के लिए ही लोन दिया गया है। देखिए, लोन मतलब तो उसे पहले दिया हुआ था, ठीक है। आप देखिए जी सवाल में क्या लिखा हुआ है, 50 लाख का लोन था, जून 30, जी 2017 तक उसने 20 लाख रुपए पे कर दिए, बाकी कितने रह गए? 30 लाख। 30 लाख रुपया, और लोन एम्प्लॉयर से लिया हुआ है, ठीक है, ये आपने जहन ठीक में है, रखना है। उस एम्प्लॉयर से उसने रिटायरमेंट ले ली सितंबर 30 के ऊपर, सही। ठीक है। अब जब ठीक है। रिटायरमेंट ली तो एम्प्लॉयर ने उसे रिटायरमेंट बेनिफिट पे किया, और यस सर। रिटायरमेंट बेनिफिट में से लोन के पैसे काट लिए, तो इसका मतलब है ये लोन रीपे कब हो गया? रिटायरमेंट के उसमें रिटायरमेंट के टाइम पे, सितंबर 30 टाइम पे पे। रीपे हो गया ना, यस सर। ठीक है। ठीक। तो इसलिए हम इसको 3 महीने की कैलकुलेशन कह रहे हैं। लेकिन लोन तो पूरा रीपे नहीं किया ना सर उसने। पूरा रीपे कर दिया ना, 30 लाख। उसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, वो उसमें एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है ठीक हाँ, है। 30 लाख रुपए का बचा हुआ था, 30 लाख रुपया उसका एडजस्ट हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट में से, तो पूरा रीपे हो गया ना। सर अगर वो रीपे ना करता तो फिर तो हम पूरा हाँ, साल का ही लेते अगर ना। वो रीपे ना करता तो फिर तो पूरे साल के लिए होता, लेकिन देखिए ये लॉजिकल नहीं है ना कि वो रीपे ना करे। जब एक जगह से आप हम्म। रिटायरमेंट ले लेते हैं तो वो एम्प्लॉयर जो है वो अपने पैसे तो उसी वक्त वापस मांग लेगा ना। जी सर, हाँ बिल्कुल सर, सही है, ठीक है, समझ गए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर रेट 10% क्यों लगाया हमने? रेट 10% इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, तो इंटरेस्ट पे अच्छा बेंचमार्क सही रेट रहता है 10%, तो 0% और 10% का फर्क लेंगे हम। यस सर, ठीक है सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं मिस्टर अमजद रिसीव्ड इंटरेस्ट बियरिंग लोन एट द रेट ऑफ 4% ऑफ रुपीज 25 लाख फ्रॉम ट्विन सिटी प्राइवेट लिमिटेड ऑन जनवरी 1, 2018। मिस्टर अमजद ने अब नया लोन लिया है, लेकिन ये लोन है 4% के ऊपर और ये नए एम्प्लॉयर से है। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये लोन उसने फौरन नहीं लिया, नवंबर 1 पे नहीं लिया, ये जनवरी 1 पे जाके लिया है। अच्छा, और फिर कहता है फॉर अ 4 मंथ पीरियड, तो ये लोन 6 महीने का भी नहीं है, ये लोन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का है। तो अब जब इसके ऊपर आप बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे तो 25 लाख रुपए का लोन मल्टीप्लाई बाय 6%, 6% कैसे आया, 10% माइनस 4%, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये 4 महीने का लोन था। तो जब इस पे इंटरेस्ट का बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे तो वो 6% के ऊपर करेंगे और 4 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये इंटरेस्ट बियरिंग लोन है लेकिन 10% से कम का है। मरियम, एक बात मुकम्मल ये कर दूं फिर? अच्छा चलें, आपका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ये गलती से हो गया है सर, ये गलती से हो गया था, अच्छा, सॉरी। ठीक, ओके। अच्छा, उसके बाद वो कहता है, यहां तक तो सैलरी में तो बात चली गई, सैलरी के बाद कहता है एंड इन्वेस्टेड 60% ऑफ द सेम, यानी 25 लाख रुपए का 60% उसने किसमें कर दिया, ऑफ द सेम इन्वेस्ट कर दिया इन द परचेज ऑफ एन इनकम जनरेटिंग एसेट, एक इनकम जनरेटिंग एसेट में उसने इन्वेस्ट कर दिया। while remaining was used for personal purposes, he generated net taxable profit of 8 lakh from the income generating asset। अब उसने 8 लाख रुपए के तो उसने उस इनकम जनरेटिंग एसेट से नेट टैक्सेबल प्रॉफिट जनरेट किए,
और मजीद उसमें से आपने क्या करना है, मजीद आपने माइनस करना है 25 लाख का 60%, फिर 60% का जो आपके पास अमाउंट आई है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट आप एक्चुअल इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे और डीम्ड इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे। तो 8 लाख में से एक्चुअल इंटरेस्ट और डीम्ड इंटरेस्ट माइनस करके जो बाकी रिमेनिंग फिगर आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है ऑन May 1, 2018 he received another, सॉरी जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर इसके अंदर 8 लाख माइनस 60% इंटू 6% इंटू 25 लाख इंटू 4/12 होगा। आहिस्ता आहिस्ता बोले, जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ। सर जो हमारे पास माइनस होनी है चीजें वो ये होंगी 60% इंटू 6% इंटू 25 लाख इंटू 4/12। इसको हम 8 लाख में से माइनस करेंगे, ऐसे होगा सर? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। On May 1, 2018 he received another loan of 5 मिलियन रुपया। अब उसने जब ये 4 महीने पूरे हो गए यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये तो आदमी मुजरिम टाइप का आदमी लगता है, इसने एक और कर्जा ले लिया है। कहता है ऑन May 1, 2018 he received another loan of rupees 5 million for 2-month period from his employer। उसने 50 लाख रुपए का एक और लोन ले लिया अपने एम्प्लॉयर से। द लोन कैरीज इंटरेस्ट ऑफ 12%, लेकिन इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट 12% का है, यानी 10% से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी में तो कोई अमाउंट भी शामिल नहीं होगी। ठीक है। और फिर कहता है इज रीपेबल ऑन जून 30, 2018, और वो जून 30, 2018 को रीपेबल है। ही इन्वेस्टेड द लोन इन अनदर इनकम जनरेटिंग एसेट एंड अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख फ्रॉम द इनकम जनरेटिंग एसेट। तो इस लोन के ऊपर हाउवर जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट वो 6 लाख में से माइनस करेगा, यानी 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, जो जवाब आएगा उसे आप 6 लाख में से माइनस कर देंगे। सर ये जो हमारे पास होता है इंटरेस्ट, सॉरी नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा, तो इसमें से तो इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ होगा ना? नहीं, इसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं हुआ। ये अभी सर जो नेट प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से अभी उसने एम्प्लॉयर वाला इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया। अगर ये एम्प्लॉयर वाला इंटरेस्ट डिडक्ट किया होता तो फिर सवाल में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी ना। यस सर। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देने का मकसद यही था कि आप इसमें से इंटरेस्ट को भी मजीद माइनस कर दें। ये उसके नेट प्रॉफिट है बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो सर हम लोग इस इंटरेस्ट में से सिर्फ हम लोग जो डीम्ड इंटरेस्ट होगा वो लेस करेंगे? डीम्ड इंटरेस्ट भी, और अगर एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी माइनस करते हैं। ओके सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये जनाब जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर इस केस में फिर हम वैसे जो हम 2 स्टेप्स करते थे, एक डीम्ड वो निकालते थे इंटरेस्ट और एक बिजनेस वाला, तो इस केस में सिर्फ बिजनेस वाला निकालेंगे इसका मतलब? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सही है, थैंक यू सर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अब दोबारा घर पे सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे उन्होंने बताया एक तरीकाकार, मैं वहां पे दोबारा फाइल अपलोड करता हूँ और फिर उस फाइल के जवाब में उम्मीद है कि आप अपने सॉल्यूशंस जो है वो सबमिट कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज। चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आए हैं जी। अखंदा त्रिपाठी साहब, आई लव यू टू, लेकिन प्लीज क्लास में बिहेव योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।